हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, लॉकडाउन का अच्छे से बेनिफिट यूज कर रहे होंगे और अपने घर पर ही होंगे, क्योंकि स्टे सेफ स्टे होम। तो लास्ट हमने काफी सारी वीडियोस के अंदर क्लास 8, 9, 10th की मैथमेटिक्स को काफी अच्छे से डिस्कस किया था। तो चलिए आज देखते हैं कि आज कौन सा टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं और कौन सी क्लास के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी अच्छे तरीके से। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 चल रहा है साइंस के अंदर, और फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा क्रॉप से रिलेटेड है, यानी कि फार्मर फील्ड से रिलेटेड है। क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस करी, क्रॉप्स के बारे में डिस्कशन किया है कि क्रॉप्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, कब उनको लगाया जाता है, क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं। हमने सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिया। होए के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है, सीड ड्रिल के बारे में डिस्कस किया है, प्लग शाफ्ट, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है और अब हम लगभग इस चैप्टर की एंडिंग पे हैं। और लास्ट हमने जो डिस्कस किया है वो है यानी कि थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग के अंदर ये अपन चल रहे हैं, क्योंकि फसल अपनी जो है, क्रॉप अपनी जो है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है। और अब एंड टाइम आ चुका है कि अब अपन फसल को, जब फार्मर्स की जो मेहनत है 3 से 4 महीने की जो उनकी मेहनत थी, ठीक है, तो उसे काट कर मार्केट में लाने का जो प्रोसेस है अब वो स्टार्ट होने वाला है। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ लिया था वो थ्रेसिंग हमने पढ़ा था, आप ऊपर अंडरलाइन देख सकते हो, फ्रॉम द शाफ्ट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करते हैं नीचे से, यहाँ से। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शार्प बाय विनोविंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6। अच्छा, नीचे एक आप डायग्राम देख रहे हो। डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा जरूर है, लेकिन काफ़ी अच्छा है ना। अच्छा, गांव वगैरह में गए हो कभी, विलेजेस वगैरह के अंदर? गांव में इस टाइप के छोटी छोटी सी मशीनें जो हैं, है ना, छोटी छोटी सी मशीनें जो हैं वो घरों में देखने को मिल जाती है। लेकिन ये मशीनें काम क्या आती हैं? ये बेसिकली जो है ये फार्मर्स के पास ही अवेलेबल होगी, है ना। ये किसी और के पास अवेलेबल नहीं होगी कि आप किसी भी एक किराने स्टोर वाले के घर चले गए या नाई के घर चले गए तो उनके पास नहीं मिलेगी, सिर्फ फार्मर्स के पास ही अवेलेबल होती है। देखो क्या रहा है, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड, यानी कि फार्मर्स के पास ऐसी मशीनें जो छोटी सी जगह को घेरती हैं। अब इन मशीनों का काम क्या होता है? सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शार्प बाय विनोविंग। सेपरेशन ऑफ ग्रेन यानी कि जो उनके ऊपर बीज होते हैं, जो दाने होते हैं, लाइक व्हीट हो गया हमारा, या फिर हमारे पास जो मस्टर्ड हमने लगाई थी, हमने बाजरा वगैरह लगा रखा था, तो उसके जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें और शार्प को अलग करना, उन्हें फटकना, वो क्या कहलाता है? विनोविंग कहलाता है। ठीक है, आप जैसा कि इमेजेस में अच्छे से देखते हो कि बाजरा वगैरह, सरसों वगैरह आप लोगों ने देख रखी, मस्टर्ड वगैरह काफ़ी अच्छे से इनके पेड़ देख रखे हैं, व्हीट के देख रखे हैं। ऊपर का जो पोर्शन होता है, बिल्कुल ऊपर वाला टॉप जो पोर्शन होता है वो होता है हमारा ग्रेन, और जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है लकड़ी टाइप में वो होता है हमारा शाफ्ट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रेन को अलग कर रहे हैं। तो वो किसके थ्रू होता है? इस सेपरेशन वाली मशीन के थ्रू होता है, जिस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? विनोविंग बोलते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6। और आपने ये वाला जो टॉपिक है कौन सी क्लास में डिस्कस किया था? क्लास 6 के अंदर अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अब अपन देखते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, थोड़ा सा मैं इसको जूम ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिक्चर जो है वो थोड़ा सा डैमेज हो रही है। ठीक है, अच्छा, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होते हैं? आफ्टर 3 और 4 मंथ ऑफ हार्ड वर्क दीज कम्स द डे ऑफ हार्वेस्ट। देखो होता क्या है कि 3 से 4 महीने हमने काफ़ी अच्छे से मेहनत करी, फार्मर्स ने काफ़ी अच्छे से लगन से, शिद्दत से बहुत अच्छी मेहनत करी है। अब उस मेहनत का फल मिलने वाला है। कैसे मिलेगा? देखो क्या बोलता है, आफ्टर 3 और 4 मंथ ऑफ हार्ड वर्क, 3 से 4 महीने के कठिन मेहनत के बाद देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। अब वो दिन आ चुका है कि अब हम फसल को क्या करने वाले हैं? हार्वेस्ट करने वाले हैं, यानी कि हम फसल को काटने वाले हैं। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लैंड्स विद ग्रेन फिल्स द हार्ट्स ऑफ फार्मर विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेल बींग। देखो होता क्या है कि जब भी हम ऐसी फील्ड्स को देखते हैं, जब हम 3-4 महीने के बाद फील्ड को देखते हैं, बिल्कुल एकदम गोल्डन कलर की नज़र आती है वो फील्ड, जिसके अंदर हमारी जो क्रॉप है लगी हुई है, कौन सी? गोल्डन कलर की। बहुत ही शानदार नज़ारा होता है उस टाइम। ठीक है, और उस टाइम जो उनके फार्मर्स के जो दिल होते हैं वो एकदम खुशी से भर जाते हैं, क्योंकि 3-4 महीने की मेहनत रंग लाती है। हमारी फसल जो है अच्छे से रेडी हो चुकी है, लेकिन उन्हें मज़ा तब आता है जब वो फसल हार्वेस्ट होके मार्केट में उन्हें अच्छा दाम मिले, तो ज़्यादा मज़ा आता है। आगे है, द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट इज़ टू टाइम रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटिल।
मतलब ये एक पास टाइम होता है कि भैया हमने पास टाइम में बहुत अच्छे से मेहनत करी, 3-4 महीने काफ़ी अच्छे से मेहनत करी, अब वो टाइम आ चुका है कि यार इसे हार्वेस्ट करके मार्केट में सप्लाई किया जाए और थोड़ी सी हमें खुशी भी मिल सके और थोड़ा सा हम रिलैक्स भी ले सकें, क्योंकि 3-4 महीना हमने मेहनत करी, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्रॉप भी लगानी है तो थोड़ा गैप मुझे चाहिए उसमें, 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी उनका गैप होता है वो उन्हें चाहिए, यानी कि उन्हें छोटा सा एक रिलैक्सेशन वाला एक पोर्शन मिल जाता है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज thus of great joy and happiness in all parts of India. Men and women celebrate it with great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली और नवायना, बिहू, मतलब ये बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। जब होता क्या है कि जब हमारी फसल पूरे से कट जाती है तो उनके जो दिल हैं वो खुशियों से भर जाते हैं, ठीक है। और मार्केट में अगर उन्हें अच्छा सा रेट मिल जाए तब तो भाई कहने ही क्या, तब तो उन बेचारों के हमारे न्यारे हो जाते हैं, फार्मर्स बहुत अच्छे से खुश हो जाते हैं। और हार्वेस्टिंग जो सीज़न होता है, देखो हार्वेस्टिंग सीज़न आप कभी भी देखो, कई बार क्या होता है कि क्रॉप्स का ऐसा टाइम होता है कि वो किसी ना किसी फेस्टिवल के आसपास ही कटती है। जैसे मैं एग्जांपल अगर मैं दूं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ऑनियन की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑनियन की, प्याज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो उसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है, वो आती है लगभग दिवाली के आसपास, यानी कि नवंबर दिसंबर के आसपास आता है। तो उस टाइम हमारा दिवाली का फेस्टिवल होता है, ठीक है। और अगर मैं व्हीट वगैरह की बात करता हूँ, गेहूँ वगैरह की बात करता हूँ, तो उस टाइम हमारा फेस्टिवल होता है होली, होली के टाइम पे वो उस टाइम आती है। अब बात करते हैं स्टोरेज की, ठीक है, हमने फसल को हार्वेस्ट कर लिया, काट लिया, अब क्या करेंगे, उसे स्टोर भी करना है, भाई रखना भी तो है, सारा माल एक साथ तो जा नहीं सकता, कुछ कई बार क्या होता है उसे स्टोर भी किया जाता है। अब आता है स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। स्टोरेज करना, ठीक है, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये बहुत ही ज़रूरी काम होता है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी कीप्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, अगर मुझे हार्वेस्टेड ग्रेन्स को बहुत ही लंबे समय के लिए रखना है तो वो क्या होता है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो स्टोर का मतलब ये नहीं है फसल काटी और एक कमरे में रख दी, बंद कर दिया, बस हो गया, ये स्टोर नहीं होता। स्टोरेज मीन्स होता है कि ग्रेन्स को सेफ रखना, किससे सेफ रखना, मॉइस्चर से, भाई गीला ना जो नमी ना लग जाए, इंसेक्ट से, जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे दूर रखना, रेड से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे मोटे कोई उसमें इंसेक्ट तो नहीं लग रहे, इन सारी चीज़ों से बचाना ही क्या होता है, स्टोरेज होता है। ये मेन काम होता है स्टोरेज का, ठीक है। तो आपको अंडरलाइन कहाँ से करनी है, आपको स्टार्टिंग से करनी है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insect, rat and microorganism. यहाँ तक आपको अंडरलाइन करनी है। Harvested grains have more moisture. हार्वेस्टेड ग्रेन जो होती है, जिस टाइम हम काटते हैं ना फसल को, उस टाइम उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि नमी होती है, फसल उस टाइम गीली होती है, क्योंकि जस्ट अभी काटी तो है भाई, 3-4 महीने हमने उसमें पानी वगैरह दिया है, तभी तो फसल बनी है, तो उसमें मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर मैं फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स यानी कि फसल जैसे ही मैंने काटी और हाथों हाथ में उसे स्टोर करने की सोच रहा हूँ, बिना ड्राई किए, बिना सुखाए, दे मे गेट स्प्लॉइट और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन। तो होता क्या है कि जैसे ही मैंने ताज़ी फसल काटी और काटते साथ ही मैंने उसे स्टोर कर दिया, मैंने सेल भी नहीं किया, मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट स्टोर कर दिया, बिना उसे ड्राई किए, बिना उसे सुखाए, तो हुआ क्या, वो फसल मेरी जो है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है, उसमें इंसेक्ट्स वगैरह लग सकते हैं, उसमें जर्मिनेशन आ सकता है, यानी कि वो चीज़ ख़राब हो सकती है। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राई, यानी कि जब भी आपको किसी भी चीज़ को स्टोर करना है, अगर आपको फसल को स्टोर करना है हार्वेस्टिंग के बाद में, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रॉपरली उसे ड्राई करना है, सुखाना है। किस में सुखाओगे, इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम, ठीक है, हम उसे धूप में सुखाएंगे, ठीक है, सूरज की किरणों में हम उसे सुखाएंगे, ताकि वो अच्छे से उसका जो मॉइस्चराइजेशन है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, यानी कि जो उसमें नमी थी वो एकदम हट जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। ये प्रिवेंट करता है, यानी कि किससे बचाता है, ये हमें, ये प्रोसेस हमें बचाता है आपके बैक्टीरिया वगैरह से, ठीक है, फंगी से बचाता है हमें, ताकि हमारी जो फसल है, हमने जो 3-4 महीने की जो उसमें मेहनत लगाई, वो कम से कम ख़राब ना हो, ठीक है, क्योंकि उसमें फार्मर्स की मेहनत के साथ साथ उसमें लागत भी है, वो उसी से ही अर्न करता है। अगर वो ही बेचारा नहीं कमाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को स्टोर करने से पहले
उसे क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह ना लगे। अब बात आ गई अंडरलाइन की। आप लोगों ने अंडरलाइन स्टार्टिंग में कर दिया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक, ठीक है, यहाँ तक तो आपको अंडरलाइन करना ही है, लेकिन कोशिश ये करना क्योंकि स्टोर के बारे में काफ़ी अच्छी खासी अपने को नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पर, तो एक दो अंडरलाइंस में और करवा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रही है, यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, यहाँ से इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट एक्सप्लॉइट और अटैक बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ तक इसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है ऑर्गेनिज्म तक, ठीक। अच्छा, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि स्टोर करने से पहले हमें उसे क्या करना है, सन के प्रेजेंस में उसे क्या करना है, ड्राई करना है। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये वाली लाइन, द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड, यहाँ से अंडरलाइन करो। कहाँ से अंडरलाइन करोगे, यहाँ से अंडरलाइन कर लो, चलो यहाँ से कर लो, बिफोर से। बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर, है ना। इसको क्या करेंगे अपन, अंडरलाइन कर लेंगे अच्छे से। और ताकि भाई स्टोर हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम बैक्टीरिया वगैरह से इसे बचा सकें। तो इसको एक काम करो, स्टोरेज को तो कंप्लीटली अंडरलाइन कर लो, पूरा ही काम का स्टोरेज तो आपका, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये कि स्टोरेज की डेफिनेशन बताओ कि हम स्टोर करते क्यों हैं, पहली चीज़। सेकंड थिंग आपके इसमें जो सेकंड क्वेश्चन बन सकता है वो आपका ये बन सकता है कि हमने स्टोर तो कर लिया, लेकिन अगर मैं फ्रेश हार्वेस्टेड ग्रेन्स को स्टोर कर दूं तो क्या होगा, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये कि अगर मुझे बैक्टीरिया वगैरह इनसे मुझे प्रिवेंट करना है मेरी क्रॉप को, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसका सिंपल सा आंसर क्या होगा कि भैया हमें सन के प्रेजेंस में उसे क्या करना है, ड्राई करना, ताकि उसका मॉइस्चर खत्म हो जाए, ठीक है। इस पिक्चर में आप अच्छे से देख सकते हो, है ना, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गुनी बैग्स इन, ये लिख रखा है अपने पास कि स्टोरेज जो स्टोर हाउस जो होते हैं उसके अंदर हमने, मतलब देखो स्टोर ये नहीं है कि आपने थोड़ा सा कोई वेट ले लिया, थोड़ी सी कोई फसल ले ली जो हार्वेस्ट हुई है, आपने उसे क्या कर दिया, सेव कर दिया, स्टोर कर दिया, नहीं। लाखों करोड़ों रुपए का माल उसके अंदर स्टोर होता है, यानी कि हज़ारों टन, टन कहने का मतलब ये मान लो कि हज़ारों किलो क्या होता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक कट्टा खोल के डाल दिया बस 30-40 किलो और हमने उसको स्टोर कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हार्वेस्ट होने के बाद गवर्नमेंट पूरे साल तक, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, हमें अच्छे से पता है कि हम मार्केट में कभी भी कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो अवेलेबल होती है। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को सेल करते हैं मार्केट के अंदर, तो लोग उसे क्या करते हैं, जो आड़त वाले होते हैं वो इन चीज़ों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ताकि उसे सही टाइम पे रिलीज़ किया जा सके और अर्निंग भी करी जा सके। देखो दोनों रीज़न है इसके अंदर, पहला पैसा बनाने के चक्कर में, और दूसरा कि अगर मैं सारा माल ही अभी निकाल दूंगा, अभी बेच दूंगा, तो क्या मुझे आने वाले टाइम के लिए कुछ मिलेगा क्या। कहने का मतलब कि आने वाले टाइम के लिए वो फसल ही नहीं बचेगी, और जब बचेगी नहीं तो लोग खाएंगे क्या। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसे स्टोर किया जाता है, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं कि स्टोर किस किस बैग्स में होते हैं। फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स, मतलब फार्मर्स क्या करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करते हैं किसमें, जूट के बैग्स में। किसमें करते हैं, जूट के बैग्स में, या फिर मेटेलिक बीन्स में करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस एंड ग्रेन्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। देखो होता क्या है कि अब हम स्टोर कर रहे हैं मटेरियल को, क्या कर रहे हैं, हम स्टोर कर रहे हैं। अब ये तो है नहीं, मैंने पहले बताया कि हम छोटा मोटा तो माल स्टोर कर नहीं रहे, हज़ारों टन्स के अंदर हम स्टोर करते हैं। तो स्टोर हम करते कैसे हैं और किस चीज़ के अंदर स्टोर करते हैं, हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं किसके अंदर, सिलोस के अंदर। सिलोस एक छोटा सा गड्ढा होता है जो कि प्रिवेंट करता है किससे, हमें रैट से और इंसेक्ट लगने से हमें प्रिवेंट करता है। यानी कि ये गड्ढा होता है जिनके अंदर नीम वगैरह की पत्ती डाली होती हैं, ठीक है, ताकि वो इंसेक्ट वगैरह से और रैट्स वगैरह से उन्हें दूर रखे, खराब ना हो, कहने का मतलब ये। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। ड्राइड नीम, अच्छा अगर मान लो घर के अंदर हमें क्या करना है, स्टोर करना है। अच्छा कई बार क्या होता है, हम पूरे साल की गेहूं को, वीट को एक ही बार में हम इकट्ठा करके कलेक्ट कर लेते हैं घर के अंदर, ठीक है। और जैसे जैसे हमें नीड होती है हम उसे निकालते हैं, साफ़ करते हैं और उसका मतलब मार्केट में आटा वगैरह पिसवा के उसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, मतलब खाना वगैरह रोटी वगैरह बनाने के पर्पज़ से हम उसे यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अब हम घर में स्टोर कर रहे हैं तो क्या हम डायरेक्टली बस ऐसे ही रख देंगे कि बस ग्रेन्स बैठे हैं, है ना, और उनको हर चीज़ से प्रिवेंट है, यानी कि उनको कोई भी किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, ऐसा हम नहीं करते हैं।
कभी भी अगर हम वीट को स्टोर करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, या तो आप केमिकली फॉर्मेशन यूज़ कर लो, मार्केट्स में पाउचेस मिलते हैं, ठीक है, जो कि इंसेक्ट वगैरह को दूर रखते हैं, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उनके बीच बीच में क्या डालते हैं, नीम की पत्तियाँ डालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ग्रेन डाल दिया, मान लो मैंने 20 किलो ग्रेन डाल दिए, उसके ऊपर फिर मैंने क्या रख दिया, थोड़ी बहुत नीम की पत्तियाँ रख दी, फिर ऊपर से मैंने ग्रेन्स डाल दिए, फिर मैंने नीम की पत्तियाँ रख दी। तो इस टाइप से हम घर के अंदर भी क्या करते हैं, वेट को स्टोर करते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ में लिया जा सके। अगर देखो 1-2 दिन में यूज़ करना है तब तो बात अलग होती है, लेकिन अगर मुझे पूरा साल यूज़ करना है तो कुछ ना कुछ प्रिवेंट करने के लिए मुझे उसमें डालना पड़ेगा। तो हम क्या डालते हैं, नीम की पत्तियाँ डालते हैं। पहले अंडरलाइन करना है आपको, क्या करना है, फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स। पहली वाली लाइन तो ये अंडरलाइन करनी है कि फार्मर्स स्टोर करते हैं किसके अंदर, जूट बैग्स में और मेटेलिक बीन्स के अंदर, ठीक है। सेकंड थिंग कि स्टोर को किस फॉर्म में किया जाता है, स्टोरेज कौन सी फॉर्म में होती है, सिलोस की फॉर्म में और ग्रानियर्स की फॉर्म में। इसको अंडरलाइन करो, यहाँ तक लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट तक अंडरलाइन कर लो। उसके बाद आपका है ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। इसको भी अंडरलाइन करो कि हम क्या करते हैं, ड्राई नीम का, अच्छा ये भी ध्यान रखना है, ड्राई नीम का यूज़ करना है, ठीक है, कहीं निकाली तोड़ी और डाली ऐसा मत कर देना, गीला नहीं, मॉइस्चर मत करना, ड्राइड नीम होनी चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब आता है फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बैग गोडाउन्स और स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर मुझे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा स्टोर करनी है, बहुत ही बड़ी मात्रा में स्टोर करनी है, देखो घर में तो छोटी क्वांटिटी चाहिए, 40 किलो 50 किलो 100 किलो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर मुझे लार्ज क्वांटिटी 1000 किलो 20,000 किलो 1 लाख टन, मतलब 1 लाख किलो 1 टन, तो ये क्वांटिटी बहुत बड़ी है। ऐसे में क्या किया जाता है, गोडाउन्स के अंदर इन्हें स्टोर करते हैं। किस में स्टोर करते हैं इन्हें, गोडाउन्स के अंदर। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं टाइम टू टाइम, जैसे कि मैंने अभी आपको सजेस्ट किया था कि आप केमिकल जो है रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हो, पाउचेस आते हैं छोटे मोटे, लेकिन वो होम के लिए ज़्यादा बेटर है। अगर मुझे बड़े स्टोर रूम्स में बहुत अच्छा खासा माल मैंने स्टोर कर रखा, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर केमिकल ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि हम उन्हें पेट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकें, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन करना है, यानी कि आपको करना क्या है, यहाँ से ड्राइड नीम से अंडरलाइन करना है, यहाँ तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक। इसमें भी 2-3 आ जाएंगे कि अगर आप घर में ग्रेन्स को स्टोर करते हो तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे, नीम की पत्तियों का यूज़ करोगे। लार्ज क्वांटिटी आप कहाँ पर स्टोर करोगे, गोडाउन्स के अंदर यूज़ करोगे। कैसे उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, केमिकल ट्रीटमेंट्स के थ्रू, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स। अच्छा, आप लोगों को भी पता है प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये हमें अलग अलग तरीके के हमें क्या देके जाते हैं, फूड्स देके जाते हैं। अच्छा कैसे, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो बताओ, कमेंट्स में लिख के बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल्स, बताओ भाई। प्लांट मुझे क्या देगा, अलग फूड कैसे, देखो प्लांट मुझे क्या दे सकता है, फ्रूट्स दे सकता है। एनिमल्स मुझे क्या दे सकते हैं, काऊ वगैरह मुझे क्या देके जाएगी, बफेलोस क्या देके जाएंगे, मिल्क वगैरह देके जाएंगे, ठीक है। और हैंस वगैरह, मुर्गी वगैरह क्या देके जाएंगे, चिकन देके जाएंगे आप लोगों को। अभी चिकन का नाम सुन के आधे के मुंह में तो पानी आ गया होगा, है ना। मांसाहारी इंसान हो, चिकन खाते हो, चिकन खाना अच्छी बात है, बहुत अच्छा खासा उसमें प्रोटीन होता है और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। बट शरीफ जानवरों को मारना है, पापी इंसान हो। बताओ ना कमेंट में कौन कौन खाता है, देखें। कोचिंग में वाट लगाएंगे तुम लोगों की, है नालायकों, कच्चा खा जाते हैं, उनको है शर्म नहीं आती। चलो आगे देखते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ दियर डाइट। देखो अभी मैं वही बात कर रहा था, है ना, कि आप लोग हैंस वगैरह, मुर्गी वगैरह खाते हो, फिश वगैरह खाते हो। मैं मानता हूँ कि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ये, है ना। जल्दी अगर ग्रो अप चाहते हो तो मांस मच्छी खानी चाहिए, लेकिन अब गरीब बेचारे जानवरों को मारोगे तो अच्छा लगेगा, है बेशरम इंसानों। पर फिर भी मैनी पीपल्स लिविंग इन कोस्टल एरियाज़, जो कि कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, रूरल एरियाज़ के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं भैया, फ़िश वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं। मेजर पार्ट होता है उनकी डाइट का, यानी कि खाने में ज़्यादातर वो फ़िश वगैरह ही खाते हैं, मांस मच्छी खाते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। पिछली क्लास में आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, खाना कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। अच्छा कैसे 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 बताना एक बार,
मुझे एक चीज़ बताओ, अगर एनिमल्स को फूड चाहिए, इंसान नहीं है धरती पे ये मान लो, एनिमल्स को फूड चाहिए तो कहाँ से लेगा भाई? प्लांट्स है, प्लांट्स में से कैसे? अब ये तो है नहीं वो स्टीम खा जाएगा उसकी, अरे स्टीम तो नहीं खा सकता ना रूट्स खा सकता है, वो क्या खाएगा? उसकी लीव्स, पत्तियाँ खाएगा, जो उसमें फ्रूट्स लग रहे हैं वो खाएगा, ठीक है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोविंग, etc। मतलब हमने ये चीज़ें देखी प्रीवियस के अंदर, अभी तक हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा उसके अंदर हमने अच्छे से देख लिया था कौन कौन से स्टेप्स थे, बहुत ही अच्छे स्टेप्स थे। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या सीखा था? सिलेक्शन ऑफ सीड्स, कि अच्छे खासे सीड्स का यूज़ करना है। हमने एक टेस्ट किया था उसके अंदर पानी में डालने वाला, आपको ध्यान है? ठीक है, बताना किस किस को ध्यान है, ईमानदारी से, बुक कोई भी ओपन नहीं करेगा, ईमानदारी से बताना किस किस को ध्यान है। हमने वाटर के अंदर बहुत सारे सीड्स के पैकेट डाले थे, और जिसमें ख़राब सीड्स जो होते हैं, जो लाइट वेट होते हैं, वो तो क्या हो जाते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, और जो अच्छे हैवी वेट वाले सीड्स होते हैं पानी के बिल्कुल नीचे तले में पहुँच जाते हैं ना, पैंदे में पहुँच जाते हैं, पता है ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद सॉविंग सीखा था हमने, टेलिंग भी सीखा था, प्लगिंग सीखा था, ड्रिलिंग सीखा था, तो बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस करी थी। Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food। एनिमल्स जो हैं चाहे वो घर पे हो या फिर फार्म्स के अंदर हो, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं। शेल्टर एंड केयर, ठीक है, हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, भाई शेल्टर वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि ये क्या होता है, हम लार्ज स्केल के ऊपर अगर एनिमल्स को पाल रहे हैं, उन्हें प्रॉपर फूड दे रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। यानी कि जानवरों को पालना क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। देखो ऊपर तो कुछ खास था नहीं, ऊपर तो उसमें कुछ भी खास नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से आपको करना है। यहाँ से जूम कर देता हूँ थोड़ा मैं, यहाँ से आपको करना है, ये एनिमल्स दिख रहा है आपको, ये एनिमल्स, ठीक है, ये एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल में डन होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। यहाँ तक आपको अंडरलाइन कर रहा है, और आई थिंक ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अच्छा देखो इसमें एक लड़की है, आप देख लेना, एडजस्ट कर लेना कौन कौन लड़की है इसमें। देखो क्या लिखा हुआ, फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, फिश जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी, यानी कि अगर हम फिश वगैरह को खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? लीवर ऑयल मिलता है, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है? विटामिन डी भी होता है। विटामिन डी देखो, अगर जो फिश नहीं खाते हैं उनको विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? सनलाइट से। कहाँ से मिलेगा? सन। धूप में बैठे रहो, मज़े मारो, 4-5 घंटे धूप में बैठो, जब तक जल के काले पीले ना हो जाओ तब तक उठना मत ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। और हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है साइंस का, 8th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, 8th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है क्रॉप्स के बारे में हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया उसको क्लासरूम्स के अंदर। और आज हमने इसकी एक ऑनलाइन सेशन भी लगा दिया है, जो आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है मॉर्निंग में 9 AM to 10 AM, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, आप डायरेक्टली मुझे क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से समझ में नहीं आया पूरे चैप्टर के अलाउंग, ठीक है। पूरे चैप्टर में जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स है, कमेंट करो, भरपूर कमेंट करो, ठीक है। अच्छे समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, या तो आपको पता ही है, और भी बच्चों तक पहुँचा दो ताकि उन्हें भी कुछ अच्छी एजुकेशन मिल सके घर बैठे बैठे, ठीक।